के बाद केरला का लास्ट आंदोलन अरवीपुरम का, अरवीपुरम आंदोलन। अरवीपुरम आंदोलन। अब देखो, अरवीपुरम एक जगह है वर्तमान में जो तिरुवनंतपुरम जिला है। तिरुवनंतपुरम से सांसद कौन है? शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। तो अरवीपुरम एक जगह है वर्तमान तिरुवनंतपुरम जिला है उसके अंतर्गत। तो अरवीपुरम आंदोलन चलाया नारायण गुरु के द्वारा। एक मिनट सुनो इसको, नारायण गुरु के द्वारा। ये दलितों के नेता थे उस समय। एक बार इसके अंतर्गत भी लिखना, गुरुवायर के अंतर्गत दो निम्न जातियां थी उस समय। एक थी केरला में यदि सबसे निम्न जाति थी तो उसका नाम था एजवा। केरला के अंतर्गत सबसे निम्न जाति है एजवा और दूसरी जाति है पुलैया। तो इन दो जातियों ने इस मंदिर में प्रवेश को लेकर आंदोलन शुरू किया था मूल रूप से, एजवा और पुलैया। तो इसके अंतर्गत एक बार लिखो गुरुवायर। मूल रूप से यह आंदोलन एजवा तथा पुलैया निम्न जातियों के, एजवा तथा पुलैया निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश के अधिकार दिलाने के लिए शुरू किया गया था। एजवा और पुलैया जो निम्न कुल के लोग थे उनको मंदिर में प्रवेश के अधिकार के लिए ये शुरू किया गया था। अब देखो अरवीपुरम आंदोलन क्या था। तो वहाँ पे एक दलित नेता थे, गुरु थे, वैसे संत थे, नारायण गुरु। नारायण गुरु ने क्या किया, उस समय जो मंदिरों में इनके प्रवेश के अधिकार नहीं थे तो उसी समय एक मंदिर बनाते हैं अरवीपुरम में। और अरवीपुरम में मंदिर बनाया शिव का, और शिव का मंदिर बनाया और उसमें जो मूर्ति की प्रतिष्ठा है उसके लिए किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया और स्वयं दलितों ने ही, जो पिछड़े लोग थे, उन्होंने मूर्ति की प्रतिष्ठा भी कर दी। तो इन्होंने जबरन अपने अधिकार लिए। तो इससे केरला में एक बड़ी चेतना जागी कि हम खुद भी अपने अधिकार ले सकते हैं, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। और शिव का मंदिर बनाते हैं, उसकी प्रतिष्ठा करते हैं और इनकी जो पूजा पद्धति शुरू हो गई, खुद ही इनके पुजारी बन गए। तो इसके बाद में यहाँ से आंदोलन शुरू होता है, अरवीपुरम आंदोलन। तो ये शुरू किया गया नारायण गुरु द्वारा 1888 में। तो इसमें लिखो, अरवीपुरम के बारे में ये लिखो, नारायण गुरु द्वारा 1888 में, नारायण गुरु द्वारा 1888 में अरवीपुरम में एक शिव का मंदिर का निर्माण करवाया। नारायण गुरु द्वारा 1888 में अरवीपुरम में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया तथा उसमें दलितों के द्वारा, दलितों की बजाय साउथ इंडिया में निम्न वर्ण रखो, तथा उसमें निम्न वर्णों के द्वारा मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई, तथा उसमें निम्न वर्णों के द्वारा मूर्ति की प्रतिष्ठा शुरू करवाई। वहाँ से अरवीपुरम आंदोलन शुरू होता है। वहाँ से अरवीपुरम आंदोलन शुरू होता है। जिसका उद्देश्य केरल में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार करना था। अरवीपुरम आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था केरल में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार करना। केरल में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू करना। उसके बाद में इन्होंने एक संस्था बनाई, नारायण गुरु ने। नारायण गुरु के द्वारा एक संस्था बनाएगी, ये काफ़ी बार पूछा हुआ है, श्री नारायण गुरु परिपालन योगम, श्री नारायण गुरु परिपालन योगम।
किसके द्वारा? श्री नारायण गुरु द्वारा। श्री नारायण गुरु द्वारा। इसमें 2 अन्य सहयोगी भी थे, 2 अन्य सहयोगी थे। एक था एन कुमार आसन, एन कुमार आसन, और दूसरा था डॉक्टर पलपू, डॉक्टर पलपू। ये 2 मुख्य लीडर भी इनके साथ थे। और डॉक्टर पलपू एजवा जो जाति थी उसका पहला ग्रेजुएट व्यक्ति था, डॉक्टर पलपू। इसके आगे लिख लेना, यह एजवा जाति का प्रथम स्नातक व्यक्ति था, एजवा जाति का प्रथम स्नातक था, प्रथम स्नातक। स्नातक का मतलब तो समझते हो ना, ग्रेजुएट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैचलर। और बैचलर शब्द का अर्थ क्या होता है? कुंवारा। आजकल तो ज़्यादातर कुंवारे नहीं रहते, डर रहता है कई लोगों को। उनियारा कॉलेज के अंतर्गत, जिस कॉलेज में मैं हूँ, 80% लोग शादीशुदा हैं, क्योंकि इस साइड कम उम्र में हो जाती है और शायद ही कोई लड़की बचती होगी जिसकी कॉलेज में आने तक शादी नहीं होती होगी। तो वहाँ पे अभी भी सामाजिक चेतना नहीं है, और केरला में तब चल रहे थे, अपने तो अभी भी चलाने की जरूरत है। तो श्री नारायण गुरु परिपालन योगम संस्था बनाई। मुख्य योगदान था श्री नारायण गुरु का। अन्य सहयोगी थे एन कुमार आसन और डॉक्टर पलपू, और एजवा जाति का ये प्रथम स्नातक था। अब देखो, नारायण गुरु ने एक नारा दिया। नारायण गुरु का एक नारा था, एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। ये कॉलेज लेक्चर में पूछा था, एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा किसने दिया? एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिया। किसने दिया? नारायण गुरु ने। एक जाति, एक ईश्वर, एक धर्म का नारा दिया नारायण गुरु के द्वारा। अब देखो, इनके कुछ चीज़ों को लेकर मतभेद थे गांधी जी से। जैसे गांधी जी ने क्या है, वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। भारत के अंतर्गत प्राचीन समय के अंदर वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण थे? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो गांधी जी ने उसका समर्थन किया था। समर्थन इसलिए किया था कि हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार जिस वर्ण में इच्छुक है उसमें चला जाएगा। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि जो जातीय असमानता है वो विद्यमान रहे। तो नारायण गुरु ने कहा कि गांधी जी के मैं इस मत से सहमत नहीं हूँ। भीमराव अंबेडकर ने भी ये कहा कि आप वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हो तो इसका मतलब जाति व्यवस्था का भी आप समर्थन कर रहे हो। ऐसा ही नारायण गुरु ने कहा कि आप वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हो, इस बात पे मेरा आपसे मतभेद है। तो लिखो, इन्होंने गांधी जी से वर्ण व्यवस्था के मामले में अपनी असहमति जाहिर की। इन्होंने गांधी जी से वर्ण व्यवस्था के मामले में अपनी असहमति जाहिर की। अब इन्होंने कुछ चीज़ों में सुधार किया, जैसे विवाह का संस्कार हो, अंत्येष्टि का संस्कार हो, पूजा पद्धति हो। इनमें अनेक प्रकार के जो कठोरता थी उनको ख़त्म किया और उनके अंतर्गत सरलता लेके आया कि आप साधारण रूप से भी कर सकते हो। जैसे वर्तमान में यदि अपन देखना चाहें, जैसे अपने को पता है हिंदू धर्म में संस्कार है कि फेरा होना चाहिए। पहले पंडित करवाते थे 6-7 घंटे करवाते थे, आजकल उनको कहो 2 घंटे में भी करवा देते हैं, 1 घंटे में भी करवा देते हैं। कई पंडित तो इतने होशियार होते हैं, जैसे एक गांव में यदि एक ही पंडित है तो वो निकालेगा टाइम, वो लिस्ट बनाता है किस किस की शादी अपने गांव के अंतर्गत, जैसे 4 शादियां हैं, उस पंडित जी को पता है 4 में उसको जाना है, इसके अलावा कोई पंडित भी नहीं है। तो ये मुहूर्त निकालेगा कि 7 से लेकर 8 में स्टार्ट हो जाना चाहिए, 8:30 से 9:30 स्टार्ट हो जाना है, तीनों चारों के अलग अलग सेट कर देगा।
10 से 12 तक हो जाना चाहिए और 12 से बाद स्टार्ट होना चाहिए। और ऐसा डर दिखाते हैं कि अपन इसके अलावा इस टाइम के अलावा चूज भी नहीं करेंगे। और चारों के चारों खुद वो पंडित जी अटेंड कर लेता है। तो सब अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर रखा है सब लोगों ने, देख लेना आप, पता रहता है। और उनको कह दो कि फटाफट करवाने हैं तो वो कह देगा तुम्हारे से तो जल्दी मेरे को ही है, मैं ही जल्दी करवाना चाहता हूँ। आजकल लगभग आधे 1 घंटे में होने लग गए। अब कोई मतलब नहीं रहा इनके पीछे, फिर भी अपन छोड़ नहीं सकते। भले ही अपने को औपचारिकता पूरी करनी पड़े, धार्मिक संस्कारों की पूरी करनी पड़ती है। जन्म गर्भ से लेकर कब्र तक अपने को करने पड़ते हैं। कोई भी संस्कार अपन छोड़ नहीं सकते। अपने को पता है इनका कुछ मतलब नहीं है, फिर भी अपन उनको करवाते हैं। ऐसा अपने ऊपर एक आवरण छा गया है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। बच्चा पैदा होते ही पता ही नहीं कितने प्रकार के आजकल तो करवाने पड़ते हैं, नई नई चीज़ें और आ रही हैं। पहले तो हिंदुओं वाले त्योहार ज़्यादा थे, अब तो वेस्टर्न भी आ गए। पहले भैया दूज इतना पर्सनल नहीं था, आजकल ये भी ज़्यादा पावर में आ गया। बहन देख लेती है भैया नौकरी में है तो ठीक है मैं आ रही हूँ, मना नहीं कर सकते फिर आप, वरना तो आरोप कि आने वाली ने घर पर कब्जा जमा लिया, भाई का कोई अधिकार ही नहीं रहा। यदि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिस्ट्री से दुखी हूँ। तो किसी बात को बताने का मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को जाहिर कर रहे हो। वो होती है आप किसी चीज़ का कितना विश्लेषण करते हो। यदि कोई दुखी होता है तो वो लिखता है, कविता लिखता है, उपन्यास लिखता है, वो लिखता है। जितने भी बड़े बड़े जो कवि हुए हैं वो सारे घर से दुखी थे, तो वो तो उनको बनना होता है दर्शन साहित्य। इतिहास वाले तो मरे हुए को पढ़ते हैं, कब्र में खुदे जो लोग पढ़े हैं उनका अपन तो अध्ययन करते हैं। अपन वर्तमान वालों से कोई लेना देना नहीं इतिहास का। इतिहास काल का है भूतकाल से। तो इन्होंने क्या किया, जैसे विवाह की पद्धति थी, पूजा की पद्धति थी, और जो अंत्येष्टि के जो संस्कार हैं उनमें काफ़ी सरलता लेके आए। तो लिखो इसमें, नारायण गुरु ने, और भावार्थ तो सभी परिवारों का एक सा ही होता है भाई। एक चीज़ अपने यहाँ पे रियलिटी है तो मान के चलो दूसरी जगह उससे थोड़ी कम होगी या ज़्यादा हो सकती है वो चीज़। बाकी पूरे राजस्थान में आदमी भी एक से ही हैं, रंग रूप चेंज हो सकते हैं, सब अपने पड़ोसियों से दुखी हैं, सब अपने रिश्तेदारों से दुखी है, कहीं पे भी देख लो। हाँ, और पड़ोसी का विकल्प भी नहीं है। अपन पड़ोसी से परेशान भी हैं, फिर भी पड़ोसी के बिना अपना काम नहीं चलता। तो लिखो, नारायण गुरु ने विवाह की पद्धति, अंत्येष्टि के कर्मकांडों, अंत्येष्टि 90% इस क्लास में गलत लिखेंगे अंत्येष्टि को। सही है। अंत्येष्टि के संस्कारों तथा धार्मिक पूजा का सरलीकरण किया। वो नारायण गुरु ने फिर बाद में अनेक मंदिर बनाता है और उन मंदिरों के लिए सभी वर्णों के लिए खोल दिया कि कोई भी आ सकता है इनके अंतर्गत। और उन्हीं में एक मंदिर था अरवीपुरम का शिव मंदिर। तो इसमें लिखो, इन्होंने अनेक मंदिरों की स्थापना करके सभी जातियों के लोगों के लिए खोल दिया। छोटे छोटे 2 आंदोलन यहाँ पे भी होते हैं, उसके बाद लगभग चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये वैसे चैप्टर अलग से चैप्टर पढ़ाते हैं, पर मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। समाज और धर्म सुधार आंदोलन में ही निम्न जातियों के जो आंदोलन है वो इसी के हिस्से हैं। तमिलनाडु में पहला आंदोलन होता है जस्टिस आंदोलन। पहला आंदोलन होता है जस्टिस आंदोलन। जस्टिस का मतलब न्याय। संविधान में कितनी न्याय दिए हैं, कितनी न्याय का वर्णन अपनी प्रस्तावना में?
तीन न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राजनीतिक, राजनीतिक होता है या राजनीतिक? कौन सा सही है इन दोनों में? ये गलत कैसे है? अच्छा, इक जुड़ते ही हमेशा जिस वर्ण में जुड़ता है फिर वो आई का रूप ले लेता है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कोई बता भी सकता है ये अलग अलग क्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं? तो अब जस्टिस आंदोलन देखो, जस्टिस आंदोलन कहाँ शुरू होता है? मद्रास के अंतर्गत। कहाँ पे शुरू होता है? मद्रास के अंतर्गत। और इसके कुछ मुख्य लीडर थे, CN मुदालियर था, त्यागराज चेटियार थे और TM नायर थे। इन लोगों ने शुरू किया और एक संगठन बनाते हैं, अखिल भारतीय उदारवादी संघ या दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ बनाते हैं। और उन्होंने एक समाचार पत्र चलाया उस संघ ने, उस समाचार पत्र का नाम रखा जस्टिस। और उस जस्टिस समाचार पत्र के नाम पे दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ का जो आंदोलन था, उसका आंदोलन का नाम हो गया जस्टिस आंदोलन। कालांतर में फिर इसका नेतृत्व करने लगता है रामास्वामी नायकर। उन नायकर को वहाँ की जनता ने कहा पेरियार, पेरियार कहा। और पेरियार का मतलब होता है महान आत्मा, कि आप महान आत्मा हो। और दक्षिण भारत में ये तो होता ही है, किसी की या तो मानते नहीं है और स्वीकार करते हैं तो फिर उसके लिए सुसाइड करना भी ये छोटा कदम मानते हैं। जैसे वहाँ पे अभी तक तो बीजेपी को स्वीकार नहीं कर रहे, और जिस समय स्वीकार करेंगे फिर उनके लिए जान देना भी इनके लिए छोटी बात है। जैसे यदि आपने देखा होगा जयललिता जब खत्म हुई थी तो वहाँ पे ऐसे आते थे कि समर्थक उनके घर के चारों तरफ जमा हो गए, पता नहीं कितने लोग अब सुसाइड कर लेंगे। इससे पूर्व यदि जयललिता का तो फिर भी मैंने इतना नहीं देखा, पर अभी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत एक पार्टी आई है सत्ता में, जगमोहन रेड्डी की। जगमोहन रेड्डी के पिता थे राजशेखर रेड्डी। नाम तो सुना है कि राजशेखर रेड्डी? राजशेखर रेड्डी थे जगमोहन रेड्डी के पिताजी। और उस समय जो एकीकृत आंध्र प्रदेश था उसमें सीट थी 42 लोकसभा की। और उस 42 के फिर दो हिस्से हो गए, एक आंध्रा और एक तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश में रह गई 25 और 17 आ गई तेलंगाना में। और उस समय जैसे 2004 का चुनाव था और 2004 के चुनाव में लगभग 42 में से उस समय लगभग 35 सीटें कांग्रेस की आती थी यहाँ पे। कांग्रेस अकेली आती थी यहाँ पे 35 सीट, और उनके नेता होते थे राजशेखर रेड्डी। और जो पैदल चलते थे ये ऐसे नेता थे जो अपनी यात्रा करते थे पैदल, और पूरा मंत्रिमंडल इनके साथ होता था। और पूरे आंध्रा के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम पूरी यात्राएं की थी, मंत्रिमंडल साथ रहता था, अधिकारी साथ होते थे, जिस गांव में जो भी काम शेष था वही निपटा के ये चलते रहते थे। तो इनकी इतनी प्रसिद्धि थी। लेकिन ये 2008 या 9 के आसपास, उसी समय ये हवाई जहाज से जा रहे थे, तो उस समय जो जंगल थे वहाँ के, जिला कौन सा है मुझे याद नहीं आ रहा, उस जंगल के अंतर्गत इनका विमान क्रैश हो गया और वहीं पे गिर गए। और वहीं पे फिर 10-12 दिन के बाद इनको ढूंढा गया, तो मिलना तो क्या था। लेकिन उस समय उसके बाद उनके बेटे जगमोहन रेड्डी ने कहा कि मुझे CM बना दो। लेकिन उस समय कांग्रेस ने बड़ी भूल की और उनके बेटे को CM नहीं बनाया। उनके बेटे ने 2011 में नई पार्टी बना ली। कांग्रेस ने सोचा कि ये अपने लिए अच्छा रहेगा कि अब इनका विभाजन कर दो, हो सकता है 2 राज्य बनाने से अपने को फायदा हो जाए, इसलिए 2014 में नया राज्य बना दिया। कितनी अदूरदर्शिता है। और आज क्या प्रभाव है, दोनों जगह ही कांग्रेस खत्म। और यहाँ पे लगभग 21 सीटें जगमोहन रेड्डी ने जीत ली। 25 में से शायद 21 या 22 सीटें जीती हैं, 21 सीटें जीती है शायद, 25 में से 21 सीट। और इसने सत्ता खत्म कर दी चंद्रबाबू नायडू की, जिसने सबसे ज़्यादा सपने देखे इस बार PM बनने के। और हालत ये हो गई, मुख्यमंत्री का भी पद गया और लोकसभा में भी मात्र 3 सीट आई हैं। जैसे 2014 में हुआ था मायावती के साथ, उनको पूछा कि आप समर्थन किसको दोगे, तो उन्होंने कहा मैं किसी को नहीं दूंगी। और रिजल्ट आया और उनको सीट मिली 0। तो फिर कहा कि अब समर्थन किसी को दो ही मत। लेकिन इस बार उनको फ़ायदा हो गया और 0 से कितनी हो गई 10, और अखिलेश के कितनी रह गई 5,
और यही 2004 में 14 में थी उनकी 5, तो वो तो वहीं पे रह गया, इनके फ़ायदा हो गया। वरना इस बार यदि नहीं आती बसपा तो मुझे ये लगता है कि उनका वजूद लगभग ख़त्म हो जाता, लेकिन एक बार इनका वापस वजूद जीवित रह गया। ऐसे ही जो घटक एनडीए के साथ जुड़ गए उनका वजूद बना रहा। जैसे इस बार यदि आपने देखा होगा चुनाव में चुपचाप रहे, सबसे ज़्यादा चुपचाप यदि कोई रहता है तो वो रहा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को पता था कि जनता के अंदर अंडर करंट है, चुपचाप रहा जाए तो अपना भी वजूद बचेगा, वरना बिहार से अपन भी खत्म हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल चुपचाप रहता है, जैसे भी इसको सीट दी, सीट ले ली, और सीट आती इनकी 19। ऐसे ही बिहार में एक और नेता थे जिसको मौसम वैज्ञानिक कहा गया, रामविलास पासवान। ये 1989 से विपक्ष में नहीं बैठा ये बंदा, सरकार किसी को भी हो ये मंत्री बनता है। कितने साल हो गए? लगभग 30 साल हो गए। ये पहले ही देख लेता है सरकार किसकी आने वाली है और उसके साथ जाके बैठ जाता है। जैसे 2014 में क्या हुआ, 2004 और 2009 तक आते आते इसकी पार्टी है लोजपा है, लोक जनशक्ति पार्टी। अब लोजपा में क्या है, 2004 और 9 वाले चुनाव में ये दिक्कत आ गई थी, ये मात्र खुद ही जीता था, एक एक सीट, दो दो सीट आई थी, विधानसभा में भी एक एक दो दो सीट आ रही थी इनकी। लेकिन इसने देखा 2014 में माहौल को देख लिया और मोदी के पास आ गया कि मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ। उस समय इनको भी जरूरत थी बीजेपी को, सोचा कि इनको दे दो और इनकी पार्टी के जितने समर्थक है वोट हमारे पास आ जाएंगे, और इनको सीट दे दी 6 2014 में। और उस लहर में प्रभाव ये हुआ 6 के 6 जीत के आ गए, इसलिए जो मरी हुई पार्टी थी उनका वापस वजूद हो गया। 2019 में भी बीजेपी ने यही सोचा कि इनको वापस दे दो, वापस 6 दे दी और 6 के 6 जीत के आ गए। वरना ये कांग्रेस के साथ गठबंधन रखता तो ये पक्का था, इसका तो वजूद अब तक खत्म हो जाता। तीसरा दिमाग लगाया, एक नीतीश कुमार ने लगा लिया, रामविलास पासवान ने लगाया, तीसरा दिमाग लगाया जो शिवसेना है उसने। शिवसेना पहले तो खूब उछलती थी, लेकिन जैसे ही चुनाव आया चुपचाप हो गई। उसने देख लिया कि माहौल अपने खिलाफ है, इसलिए वो भी गठबंधन कर लेती है और वो भी लगभग 20-22 के आसपास सीट जीत के आ जाती है। और महाराष्ट्र में तो एक तरीके से सफाया ही कर दिया, सभी का बड़े बड़े लीडर आते थे, वरना कांग्रेस के बड़े लीडर उस समय आते थे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इनसे आते थे। हाँ, तो जस्टिस आंदोलन शुरू होता है मद्रास रियासत में। मद्रास रियासत में नेता थे इसके C.N. मुदालियर, त्यागराज चेटियार। कालांतर में त्यागराज दक्षिण भारत के बड़े लीडर्स में से एक लीडर्स बनते हैं, और T.M. नायर। राजनीति में तो रुचि रहनी चाहिए, महिलाओं की कम होती है ना राजनीति में, लगभग बहुत कम ऐसी लड़कियां या महिलाएं मिलेंगी आपको जिनकी राजनीति में रुचि होती है। तो नेता थे C.N. मुदालियर, त्यागराज चेटियार और T.M. नायर। अब जस्टिस आंदोलन से पूर्व एक दल बनता है दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ। तो लिखो 1932 में दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ का निर्माण हुआ। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ का निर्माण 1932 में हुआ, और उसके नेता कौन थे? C.N. मुदालियर, त्यागराज चेटियार और T.M. नायर। अब दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ था, उसका एक समाचार पत्र था, और उस समाचार पत्र का नाम था जस्टिस। समाचार पत्र था जस्टिस। तो जस्टिस समाचार पत्र किसका था? दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ का। और कालांतर में जस्टिस समाचार पत्र के आधार पे जो ये आंदोलन चला, उस आंदोलन को कहा गया जस्टिस आंदोलन। तो लिखो जस्टिस समाचार पत्र के नामकरण पर, या जस्टिस समाचार पत्र के नाम पर, जस्टिस समाचार पत्र के नाम पर
यह आंदोलन जस्टिस आंदोलन कहलाया। जस्टिस समाचार पत्र के नाम पर यह आंदोलन जस्टिस आंदोलन कहलाया। फिर एक जस्टिस पार्टी भी बना ली इन लोगों ने, जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी बनी 1917 में, 1917 में। और जस्टिस पार्टी वास्तव में क्या थी? जो दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ था, इसी संघ को पार्टी में बदला गया। तो इसमें लिखो जस्टिस पार्टी वास्तव में, जस्टिस पार्टी वास्तव में दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ का ही नाम था। और इसके प्रथम अध्यक्ष फिर बन जाते हैं खुद रामास्वामी नायकर। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ, दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ। तो दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ का ही नाम किया गया फिर जस्टिस पार्टी। और जस्टिस समाचार पत्र के आधार पर इस आंदोलन को कहा गया जस्टिस आंदोलन। और 3 मुख्य नेता थे इस आंदोलन के, CN मुदालियर, त्यागराज चेटियार और TM नायर। फिर बाद में आ जाते हैं इसके लीडर बनके। तो प्रथम इसके अध्यक्ष, जस्टिस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने रामास्वामी नायकर। प्रथम अध्यक्ष बने इसके रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर, जस्टिस पार्टी। अब देखो रामास्वामी नायकर ने क्या किया, खुद को प्रसिद्ध होने के लिए उस समय सबसे पहले इन्होंने जो हिंदू मंदिर थे, इन्होंने कहा कि यह मंदिर सबसे ज़्यादा अस्पृश्यता के कारण है, इसलिए मंदिर में जो मूर्ति है उनका आप हमारे को पूजा नहीं करने देते, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपनी चप्पलों से जितनी भी मूर्तियां थी मंदिरों को उनको पीटा, मूर्तियों को तोड़वाया। जैसे आज भी किसी लीडर को प्रसिद्ध होना हो, जैसे भीमसेना ने यही किया था। अब चलो उनकी डिमांड जैसे भी थी लेकिन स्वरूप गलत था, उन्होंने भी यही किया था, मूर्तियों को तोड़ना पीटने का इनका काम किया था। भीमसेना या मीन सेना ऐसे ही थी ना, कोई अभी 1.5 साल पहले ही तो किया था, उसने भी तो मूर्तियों को ऐसे ही तोड़ा था सबसे पहले। तो चर्चित होने का यदि सबसे बड़ा अवसर होता है तो यही होता है, किसी को लीडर बनना हो तो किसी अधिकारी के थप्पड़ मार दो या फिर किसी नेता के मार दो, वो भी चर्चित हो जाएगा। या किसी धर्म की आलोचना कर दो या किसी मंदिर पे तोड़फोड़ मचा दो, उससे वो पक्का लीडर बनना है। या भारत विरोधी नारे लगा दो, आप तो भी बड़े लीडर बन जाओगे। हाँ कन्हैया, वो समझ जाते हैं कि अपन किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इन्होंने जो देवी देवता थी उनकी मूर्तियों को चप्पलों से पीटा और उनको तोड़ा। तो लिखो इन्होंने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को चप्पलों से पीटा। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को चप्पलों से पीटा व तोड़ा। फिर इन्होंने एक बात कही कि इस संसार में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें सुधार नहीं हो सकता, तो फिर क्या होता है, अंत होता है उनका। तो इन्होंने कहा कि संसार में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें सुधार नहीं हो सकता, उनका अंत करना होता है। हिंदू धर्म भी ऐसा ही है, उसका भी अपने को अंत करना पड़ेगा। क्योंकि इसने माना कि हिंदू धर्म में हम यदि रहते हैं तो हमारे साथ आप समानता करो, हमें भी मुख्य धारा में आप रखो। यदि आप हमें मुख्य धारा में नहीं लाते हो तो इसका मतलब हम हिंदू धर्म से नाता तोड़ लेंगे। तो लिखो इन्होंने कहा कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका सुधार नहीं हो सकता, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका सुधार नहीं हो सकता, उनका केवल अंत ही करना होता है, उनका केवल अंत ही करना
होता है। ब्राह्मणीय हिंदू धर्म भी ऐसा ही तत्व है। कौन सा हिंदू धर्म? ब्राह्मणीय हिंदू धर्म भी एक ऐसा ही तत्व है। ब्राह्मणीय हिंदू धर्म भी एक ऐसा ही तत्व है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, ये किस सुधारक ने कहे थे? एक जाति एक ईश्वर और एक धर्म, ये किसने कहा था? नारायण गुरु ने। और रामास्वामी नायकर को इसके जो अनुयायी थे वो क्या कहते थे? पेरियार। तो इसमें लिखो, रामास्वामी नायकर को उसके अनुयायी पेरियार कहते थे। इसके अनुयायी पेरियार कहते थे। पेरियार नदी भी है क्या कहीं पे? कहाँ पर है? केरल के अंतर्गत। पेरियार नदी को केरल की लाइफलाइन कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं केरला की। तो पेरियार, रामास्वामी नायकर को उसके अनुयायी पेरियार कहते थे। तो देखो, तमिलनाडु में अपन जो पढ़ रहे हैं, पहला आंदोलन कौन सा होता है? जस्टिस आंदोलन। ये कहाँ पे होता है? मद्रास के अंतर्गत। नेता कौन थे? CN मुदालियर, त्यागराज चेटियार और TM नायर। इनका द्वारा एक संघ बनाया गया, दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ। इस संघ का निर्माण होता है 1932 में। इस संघ के द्वारा एक अखबार चलाया गया, उसका नाम था जस्टिस, और उसी अखबार के आधार पर इस आंदोलन का नाम पड़ गया जस्टिस आंदोलन। कालांतर में दक्षिण भारतीय जो उदारवादी संघ था उसको एक पार्टी में बदला गया और उस पार्टी का नाम रखा गया जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, भीमराव अंबेडकर ने भी नहीं किया था। तो प्रश्न पूछते हैं, किस किस पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? भीमराव अंबेडकर थे और जस्टिस पार्टी थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए रामास्वामी नायकर पेरियार। और पेरियार का मतलब क्या होता है? महान आत्मा। अब इसने क्या किया? जो हिंदू मंदिर थे, हिंदू देवी देवता थे, उनको तोड़ा, उनको चप्पलों से पीटा और कहा कि संसार के अंतर्गत कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें सुधार नहीं हो सकता, उनका अंत करना होता है। तो ब्राह्मणी हिंदू धर्म भी एक ऐसा ही तत्व है। फिर बाद में इन्होंने खुद ने भी एक पर्सनल अलग से आंदोलन चलाया और उस आंदोलन का नाम रखा आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन ये शुरू किया गया 1925 में। 1925 नेता थे रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर। अब आत्मसम्मान आंदोलन में मांग क्या थी? मांग मुख्य रूप से थी कि विवाह संस्कार में सुधार होने चाहिए, जबरन मंदिरों में प्रवेश का अधिकार होना चाहिए। यदि आप नहीं दोगे तो हम जबरन अंदर जाएंगे। तो इसमें लिखो इसकी मांग क्या थी? मंदिरों में प्रवेश का अधिकार, मंदिर में प्रवेश का अधिकार, पुरोहितों के बिना विवाह संपादित कराने, पुरोहित के बिना विवाह संपादित करवाना, पुरोहित के बिना विवाह संपादित करवाना। कोई बाध्य थोड़ी कर रहा, मत बुलाओ पुरोहित को, भाई नहीं करना है तो मत बुलाओ। समाचार पत्र निकाला है फिर इन्होंने, रामास्वामी नायकर ने, उसका नाम था कुड्डी अरीसू, दक्षिण भारतीय नाम है कुड्डी अरीसू। तो ये इनका समाचार पत्र था रामास्वामी नायकर का, रामास्वामी का अखबार था कुड्डी अरीसू। तो देखो आत्मसम्मान आंदोलन शुरू होता है 1925 में, शुरू किया गया रामास्वामी नायकर के द्वारा, कुछ मांगे की गई और इनके द्वारा एक समाचार पत्र निकाला गया कुड्डी अरीसू। बाद में फिर इन्होंने क्या किया, एक
जो जस्टिस पार्टी थी उस जस्टिस पार्टी को बदल दिया इन्होंने द्रविड़ पार्टी के अंतर या द्रविड़ संघ के अंतर्गत। द्रविड़ संघ दक्षिण भारत के जितने लोग हैं उनको इन्होंने द्रविड़ कहा कि हम लोग द्रविड़ हैं, तो जस्टिस पार्टी को इन्होंने द्रविड़ संघ में बदल दिया। जस्टिस पार्टी को द्रविड़ संघ में बदल दिया। द्रविड़ संघ में बदल दिया। द्रविड़ संघ में बदल दिया। फिर बाद में द्रविड़ संघ से भी एक अलग पार्टी और बन जाएगी 1949 में, और उसका नाम है वर्तमान में जिसको अपन डीएमके कहते हैं, द्रविड़ मुनेत्र कसगम। तो वो बनाई इसका शिष्य था रामास्वामी नायकर का शिष्य था CN अन्नादुरई। अब CN अन्नादुरई ने अलग पार्टी इनसे क्यों बनाई? क्योंकि ये इनके एक फैसले से असहमत थे। CN अन्नादुरई इन्होंने क्या किया, 80 साल की उम्र के अंतर्गत एक छोटी सी लड़की से शादी कर ली। इस कारण ये इस बात से बड़ा दुखी था अन्नादुरई, और इनसे अलग होकर एक नई पार्टी बना ली। तो लिखो 1949 में रामास्वामी नायकर के शिष्य CN अन्नादुरई ने रामास्वामी नायकर के शिष्य CN अन्नादुरई ने द्रविड़ मुनेत्र कसगम डीएमके। इस बार वाले जो चुनाव है वहां पे प्रभुत्व किसका है? डीएमके का। डीएमके का नेतृत्व कौन कर रहे हैं तमिलनाडु में वर्तमान में? स्टालिन। और दूसरी पार्टी कौन सी है? AIDMK, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कसगम। इसको पहले देख रही थी जयललिता, उसके बाद में कौन आई? शशिकला। तो फिर उसके बाद के अंतर्गत ये चुनाव में जीत जाते हैं और वहाँ पे सत्ता आ जाती है डीएमके के पास। ये खत्म हो गए अपने पास सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और निम्न जाति आंदोलन। काफ़ी लंबा चैप्टर था, लेकिन कैसे भी हो गया। आपके हौसलों को हम सलाम करते हैं। काफ़ी हार्ड चैप्टर है वैसे, लेकिन एक बार अपन वापस देखते हैं। इसको देखते हैं तमिलनाडु में। जस्टिस आंदोलन कहाँ पे शुरू होता है? मद्रास में। नेता थे CN मुदालियर, त्यागराज चेटियार और TM नायर। अब दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ बनाया इन लोगों ने 1932 में, और एक समाचार पत्र निकाला जस्टिस। उसके आधार पर आंदोलन चला, उसका नाम रखा गया जस्टिस आंदोलन। कालांतर में दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ का एक पार्टी में बदला, उस पार्टी का नाम रखा गया जस्टिस पार्टी, और 1917 में ये बनती है। इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए रामास्वामी नायकर, और पेरियार इनको कहा इनके अनुयायियों ने। विवाह से संबंधित थे, कई चीज़ों पे इन्होंने सुधार किए। बाद में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, 1925 में शुरू किया। उसके नेता थे रामास्वामी नायकर। कई चीज़ों की मांग की, समाचार पत्र चलाया कुड्डी अरीसू। द्रविड़ संघ को बाद में जस्टिस पार्टी जो थी उसको द्रविड़ संघ में बदल दिया गया। द्रविड़ संघ से फिर विभाजन हो गया। 1949 में CN अन्नादुरई ने द्रविड़ मुनेत्र कसगम पार्टी बना दी। उसके बाद में देखते हैं अपन ने जो पढ़ा है उनमें से कई चीज़ों को एक टेबल के अंतर्गत ले लेते हैं अपन, जिसे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, एक जगह रिवीजन। अंग्रेजों के द्वारा पारित समाज सुधार कानून अपन ने पीछे पढ़ रखे हैं, उन्हीं को केवल एक टेबल में लेंगे। समाज सुधार कानून। अब देखते हैं सबसे पहले अपन देखते हैं सती प्रथा। सती प्रथा का यहाँ पे लिख लो सन 1829। और उस समय गवर्नर जनरल देख लेते हैं कौन थे।
उस समय कौन था? विलियम बेंटिंग। सती प्रथा के, और इसके लिए एक्ट आया था अधिनियम 17। अधिनियम 17, अधिनियम 17। उसके बाद में 1833 के जो चार्टर एक्ट था उसमें दास प्रथा को बंद करने के लिए प्रावधान किया गया था, और विलियम बेंटिंग ने ऐसा प्रयास किया गया, लेकिन दास प्रथा को यदि पूरे भारत में एक साथ बंद किया गया तो 1883 में लॉर्ड एलनबरो के समय किया गया अधिनियम 5 के तहत। तो दास प्रथा इस 1843 में बंद किया इसको, और उस समय था लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो, और इसके लिए आया अधिनियम 5। उसके बाद में डलहौजी के समय 1850 में कानून आया था धार्मिक निर्योग्यता कानून। धार्मिक निर्योग्यता कानून, यह 1857 की क्रांति में पढ़ाया था आपको, धार्मिक निर्योग्यता कानून। किसी को पता है क्या है? लॉर्ड डलहौजी के समय पारित हुआ था, क्या था ये? इसमें यह था, पहले यह था कि यदि हिंदू धर्म से यदि आप अन्य धर्म ग्रहण करोगे तो आपको आपकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। इससे क्या हो रहा था कि जो ईसाईकरण करने की प्रवृत्ति थी उसमें मिशनरीज को सफलता नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति हिंदू छोड़ के ईसाई धर्म ग्रहण करता तो अपने माता पिता की संपत्ति से उससे वंचित होना पड़ता था। तो धार्मिक निर्योग्यता कानून बनाया और ये कहा कि यदि आप ईसाई धर्म ग्रहण करते हो तो आपको पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, ऐसा कानून बनाया। उसके बाद में अपन देखते हैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाए? 1856, और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद में आता है 1872 का, उसके बाद में लिखो नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट, वो नेटिव मैरिज एक्ट है 1872 का, और 1872 में था नॉर्थब्रुक, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक। उसके बाद में आया था सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम, और ये अपन ने पढ़ा है, कल ही पढ़ा है, 1891 का, और उसमें थे लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन विवाह की उम्र तय की थी न्यूनतम 12 वर्ष। उसके बाद में देखो शारदा अधिनियम, और शारदा अधिनियम है 1930 का। पहले एक जगह मैंने 1929 लिखा दी थी, और इस समय था गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। और शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? बाल विवाह पर रोकथाम हेतु, बाल विवाह से संबंधित, बाल विवाह से संबंधित। उसके बाद में एक चीज़ लिखवाना भूल गया था मैं, जो विधवा विवाह है उसमें लिख लेना आप राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म ये एक संगठन था, इस संगठन की 1878 में स्थापना की थी। 1878 में वीरेसलिंगम पंतलु ने, जो विधवा विवाह अपन पढ़े थे वहाँ पे, या कहीं पे भी, यहाँ पे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है,
कि राजमुद्री सोशल रिफॉर्म्स की सभा एक सभा थी। इस सभा की स्थापना 1878 में की थी वीरेशलिंगम पेंतुलु ने, और इसकी स्थापना की थी हैदराबाद में। हैदराबाद में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म्स 1878, वीरेशलिंगम पंतलु और हैदराबाद में स्थापना की थी। अब इसका उद्देश्य क्या था, इसमें लिख लो उद्देश्य। यह संस्था सामाजिक सुधार से संबंधित, यह संस्था सामाजिक सुधार से संबंधित कार्य करती थी। सामाजिक सुधार से संबंधित कार्य करती थी। इसने विधवा विवाह के अंतर्गत भी सराहनीय कार्य किए। लो राधा स्वामी सत्संग, ये तो देखा होगा ना, कई जगह लिखा हुआ राधा स्वामी सत्संग। ये भी एक संगठन है, आंदोलन था। तो इसकी स्थापना की थी शिवदयाल ने, और स्थापना की 1861 के अंतर्गत, 1861 में, और आगरा में की। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिवदयाल ने की, 1861 में की और आगरा में की। ऐसा ही एक सभा है हिंदू सभा की स्थापना की पंडित मदन मोहन मालवीय ने। पंडित मदन मोहन मालवीय ने। आजकल इस संस्था पे धार्मिक होने का टैग चिपका हुआ है। लगातार धार्मिक गतिविधियां ये संस्था करती है। अब आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। आगे अपन लेंगे राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होगा 1885 से।